अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये आज भी हमने दो सिलेबस रेफरेंस जो है वो कवर करने हैं। एक है 4 और एक 5। इन दोनों में से भी सिलेबस रेफरेंस 4 और 5 में से भी कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर कहीं से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनता हो। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जो भी है। सिलेबस रेफरेंस 4 डिजाइन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। सबसे पहले इसमें वो डिस्कस करता है बिजनेस वैल्यूज या बिजनेस वर्च्यूज हम किसको बोलते हैं। देखें, हर बिजनेस का ना अपना कोई कोर फिलॉसफी होती है जिसके ऊपर चल के वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। हर बिजनेस की अपना कल्चर होता है, हर बिजनेस की अपनी वैल्यूज होती हैं। तो बिजनेस वैल्यूज बेसिकली इसमें अगर हम बात करें ना, तो हम ये कहते हैं कि बिजनेस वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड फिलॉसफीज जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस बिजनेस कर रहा हो, कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है। अब जब हम बात करते हैं अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, ये सारी बातें उनके ऊपर असरअंदाज होती है। क्योंकि जब ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा था मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर ना एक मॉडल एग्जिस्ट करता है एगरशीन का, जिसमें उस बंदे ने ये बात की थी कि जो कंपनी का फर्स्ट लीडर होता है, जो कल्चर वो सेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेटर ऑन जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो कल्चर शेयर करते हैं, वो कल्चर एडॉप्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। जो फिलोसफीज, जो प्रिंसिपल्स, जो बिलीव्स होंगे वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे कंपनी के एम्प्लॉयज के अंदर। आपको चीजें ये सारी की सारी नजर आ रही हैं। अब प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं, हम इसको कह सकते हैं गाइडिंग पाथवेज, जो कि आपको रास्ता बताएं कि ये चीज है, इसको फॉलो करना है, इसको नहीं करना, हर चीज आपको बताएंगे। 3 मेन चीजें बिजनेस वैल्यूज में। पहली बात प्रिंसिपल, दूसरा बिलीव एंड एटीट्यूड, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बिहेवियर। हर कंपनी इनको प्रैक्टिस करती है। अच्छा, जो कंपनीज हम कहते हैं बेसिकली, जो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस बहुत ज्यादा वैल्यू पे करती हैं अपनी वैल्यूज को, अल्टीमेटली इन वैल्यूज की वजह से बिजनेस की सक्सेस के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, कंपनी सक्सेसफुल होती है। क्या होते हैं वो फैक्टर? फॉर एग्जांपल, नंबर, कंपनी वैल्यूज आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। या हम कहते हैं कंपनी वैल्यूज हमेशा आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी कि आप हमेशा राइट डिसीजन कैसे। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है इसकी वजह से, क्योंकि दरमियान में कोई जब बात नहीं होगी, हिडन बैक एंड पे कुछ चीजें नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली लोग ओपनली कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, कंफ्लिक्ट आने के चांसेस नहीं होंगे। फिर इस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय मोटिवेशन और एंगेजमेंट के ऊपर।
फिर आपके क्लाइंट्स को आपका पता होता है ये कंपनी किस चीज के लिए बनी है। फिर आप एग्जिस्टिंगली आपके पास जितने अच्छे एम्प्लॉयज हैं आप उनको रिटेन कर पाते और न्यू को अट्रैक्ट कर पाते। बड़ी कंपनी आप देखें ना, यूनिलीवर जॉब ऐड दे आई है, हर जगह से लोग अप्लाई करें। क्यों? फिर कंपनी उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाती है जिनकी वही वैल्यूज होती हैं जो कि कंपनी की भी होती है। फिर मार्केटिंग और इंटरनल टीम्स जो होती है उनके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं, हर्डल्स नहीं रहती, लोग आपको समझते हैं। वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है बेसिकली? वो लोग, वो कंपनीज बेसिकली जिनमें एथिकल कंसर्न बहुत ज्यादा हाई हो, जो आपके मॉरल वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेबल हो, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू पे करते हैं, एम्प्लॉयज को, स्टेक होल्डर्स को, कम्युनिटी को। अच्छा, यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो कि एथिकली कंसर्न रखती हैं या बाकी सारी चीजें देखती हैं, यहाँ पे मेन बात ये नहीं होती कि आपने एक क्वार्टर की अर्निंग, एक साल की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करनी होती है। नो, आपने कई चीजें देखनी है। इन्वायरमेंट डैमेज करके आपने प्रॉफिट अर्न तो कर लिया, बट क्या वो जस्टिफाइबल है? नहीं। लोकल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अल्टीमेटली जो कंपनीज अपनी वैल्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करती, अपने कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करती रहती है, इन फ्यूचर उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो वो अपनी मार्केट प्लेस को एक्सटेंड करते हैं। तो जनाब, ये एथिकल कंसर्न कंपनीज की अगर हम बात करें, वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नंबर वन, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज हो। हर कंपनी नहीं होती, कहते हैं हम हैं बट नो। लॉन्ग टर्म व्यू होता है, इनकी प्लानिंग जनरेशन टू जनरेशन, क्वार्टर टू क्वार्टर की बात नहीं होती, एक साल की बात नहीं होती, ये सस्टेन करते हैं अपनी पोजीशन जनरेशन टू जनरेशन। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कम्युनिटीज में सर्व करेंगे। फिर सोशली भी अपने आप को रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, साथ साथ फाइनेंशियली भी। सोशल एस्पेक्ट्स भी फॉलो करने हैं, बट साथ साथ कहता है कि ठीक है जी, फाइनेंशियल बेटरमेंट भी जरूरी है। जरूरी बात है, कंपनी एग्जिस्ट ही तब कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाती। बिजनेस एथिक्स क्या है? बेसिकली ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर किसी को इस चीज का डिसीजन लेना पड़ जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जो कि आपको इस चीज के बारे में गाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये क्या है? बिजनेस एथिक्स। फिर हमने पढ़ा था जनाब, विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। विजन स्टेटमेंट बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, जो कि आपको बताती है कि फ्यूचर में हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल लाइन होती है बेसिकली, जो कि आपको गाइड करती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर कहता है कि जो विजन स्टेटमेंट है ये वेल रिटन होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट क्यों? बहुत ज्यादा लेंथी होगी तो उसका स्कोप, वो जो चीज आप कहना चाह रहे हैं, बाज का रीडर उसको रीड करते हुए ये हो सकता है डी ट्रैक हो जाए।
सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड जिसको हम बोले, स्पेसिफिक हो, मतलब आप अपने कोर डोमेन से हटे ना, और ऐसी कोई चीज मत उसमें रखें या छोड़ें जो कि आपको मिस इंटरप्रेट करे, आप उससे गलत सेंस ले लो। नहीं। उसके बाद है जी मिशन स्टेटमेंट, जो कि बेसिकली प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है और आपको बताती है कंपनी की एग्जिस्टेंस और रीजनिंग के बारे में, क्यों। हर कंपनी की किसी एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई लॉजिक लाजमी हो। तो बेसिकली फ्यूचर में जब आप बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंसर्न है, तो वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश में स्टेटमेंट, जो कि प्रेजेंट डे फोकस है, यहाँ पे आप इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स थे, जो माइलस्टोन्स आपने सेट किए, या ये उनको आपने कैसे अचीव कर। इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर मिशन की। नंबर वन, सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट अगर ठीक हो, क्लियर हो, लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो, उसकी वजह से क्या होता है, क्रिएटिव आइडेंटिटी। क्योंकि अल्टीमेटली इसी मिशन स्टेटमेंट की वजह से आपकी कोर आइडेंटिटी होती है, आप डिसीजन लेते हो। मिशन स्टेटमेंट कंपनी के जो भी ब्रांड है, उस ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने में, उसकी सेल्स इंक्रीज करने में बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। अट्रैक्टिंग टैलेंट, जारी बात है, बाहर से लोग अट्रैक्ट, अगर वो जानते हैं आपकी गुडविल है, ब्रांड नेम है, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई मैं इस कंपनी के लिए सर्व करूँ। कल्चर गाइड करेगी, कंपनी का कल्चर क्या है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली एम्प्लॉयज को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, आपको कौन से इनिशिएटिव लेने चाहिए। उसके बाद डेवलपिंग पर्पस, बिल्कुल। देखें, जब किसी चीज के बिहाइंड कोई पर्पस ना हो, गोल ना हो, एम ना हो, चीज अधूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप एम्प्लॉयज को बताते हैं सेंस ऑफ पर्पस क्या है, इसकी वजह से एम्प्लॉयज इंगेजमेंट क्या होती है, इंक्रीज हो। बिल्कुल फिदा, मैं कर देता हूँ। ठीक है। देखें, जब तक आपने ये सेंस ऑफ पर्पस ना इस्टेब्लिश किया हो, बहुत का कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप गलत कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है और आप चाह रहे होते हैं, दोनों अलग हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग टर्म को भी फोकस करना। परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। जाहिर बात है, लोगों के अंदर जब सेंस ऑफ पर्पस आ जाएगी, उनकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, वो अपना इनपुट ज्यादा देंगे अल्टीमेटली, तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। जब एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वहां मेरे में मोटर नहीं लगी थी, टेंशन नहीं लेनी, लड़के सबकी फरमाइशें पूरी होंगी, सब मिल जाएगा, बेफिक्र रहना।
मिल जाएगा इंशाल्लाह। और चलो, अब वहाँ हमने इतनी प्यार से रिक्वेस्ट की है तो इंशाल्लाह वहाँ वो भी कोशिश करूंगा आज ही कर पहुंचने। ठीक है। आगे नेक्स्ट कहता है बिल्डिंग कम्युनिटी। बेसिकली कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब मिशन स्टेटमेंट है जो कि आपको बता रही है कि इसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस क्यों है, आप ये बताना किसको चाह रहे हैं? अपने स्टेक होल्डर्स को। ऐसी बात ही है ना। स्टेक होल्डर्स में से एक पब्लिक भी होती है, क्योंकि कस्टमर कहाँ से आता है? पब्लिक में से आता है, सोसाइटी से आता है। तो बेसिकली आप ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज को और कम्युनिटी को आपस में लिंक करना चाह रहे हैं। देखिए, कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या बाकी सारा कुछ, तो हर चीज असरअंदाज होती है लोगों की। अगर क्योंकि यही कम्युनिटी है या ये आपके अगेंस्ट हो जाए तो प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा? एलियंस ने तो नहीं आगे ना शॉपिंग करनी। नेक्स्ट, इन्विजन द फ्यूचर। यस, फ्यूचर के बारे में डायरेक्शन, कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये मोटिवेशन भी प्रोवाइड करती है, आपको इंकरेज भी करती है कि आप फ्यूचर में बिजनेस को सक्सेस की तरफ किस तरह लेके जाए। अल्टीमेटली ये डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि बेसिकली आप ग्रो किस तरह करें, एक्सेल किस तरह से करें। नेक्स्ट, अलाइनिंग बिहेवियर। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, जितनी भी टीम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको आपस में लाइन रखती है, जोड़ के रखती है, ताकि वो सेम पेज के ऊपर रहें। जो गोल है, गोल सारों का एक ही। नहीं तो फिर कन्फ्लिक्ट अराइज होगा ना। क्यों? क्योंकि जब कमर्शियल गोल और पर्सनल गोल डिफरेंट होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, लाजमी आता है। इसी से बचना। ऐसा ना हो कि एजेंसी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ जाए। और जब तक ये वर्क टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम नहीं करेंगे या बाकी नहीं होगा, तो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहता है कि इनकरेज होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। आपको क्रिटिकली सोचने पे मजबूर कर। क्यों? क्योंकि जब आप अपने गोल सेट करने हैं, शॉर्ट टर्म हो बेशक लॉन्ग टर्म हो, तो उसके लिए बैक एंड के ऊपर एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट का होना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्ट्रेटेजी या फिलॉसफी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट? नंबर वन, कस्टमर कौन है? आप बताते हैं, एक्सप्लेन, इनको देख के भी लिखी जाएगी कि बेसिकली आप किन को एड्रेस करना चाह रहे हैं। फिर कस्टमर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बट उनको आप कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करें, किस मार्केट में आप किस compete करेंगे, वहां पे आपके competitor कौन है, उनके साथ कैसे कंपटीशन करेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपका जो कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या? फिलोसफी क्या? आपके कोर बिलीव्स, वैल्यूज, एस्पायरेशन, प्रायोरिटीज क्या? सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? आपके पास ऐसा कौन सा कंपेटिटिव एडवांटेज है जो कि आपके कंपेटिटर के पास नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप ये भी इसके अंदर उसका पार्ट बनाते हैं। पब्लिक इमेज,
आपका इमेज क्या है पब्लिक के नजर में? आपका एम्प्लॉयज की तरफ क्या कंसर्न, कितनी इंपॉर्टेंस पे करते हैं? फिर कहते हैं कंपोनेंट्स क्या है जी विजन स्टेटमेंट के, ऊपर वाले मिशन के वो मिशन विजन के, विजन कहता है बेसिकली पहली बात तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है ये, और आज लिखी जाती है, कहता है फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए, करेंगे या ये नहीं, आप आज बताते हैं लिखते हैं, बट फ्यूचर फोकस्ड होते हैं। फिर कहते हैं जब लिखें इसको मतलब समराइज करें, क्योंकि ये कहते हैं शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, तो कहते हैं पावरफुल फ्रेज हो, पता चले। बार बार एक बात आप रिपीट ना करते जाएं उसी स्टेटमेंट, कंसाइज हो ना, पता चल जाए। फिर आउटकम डिस्क्राइब करें, तो बेसिकली आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना कंपनी के विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव, और लोगों को लग रहा होता है ये एक है, बेसिकली विजन तो वो है जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हो। अच्छा गोल ऑब्जेक्टिव तो टारगेट है ना, जो आपने सेट कर दिया उसको अचीव करना, तो लोग ये समझते होते हैं शायद यही है, नहीं। ऐसी लैंग्वेज में हो जो इजीली अंडरस्टैंड हो, एबल हो, ऐसी हो कि वो वर्ड खुद बताएं बोलें। बिजनेस ऐसे लगे आपको बिजनेस आपसे खुद बात कर रहा है, आपके इमोशंस को उठा रहे, आप पैशनेट हो, बट रियलिस्टिक हो, एक पिक्चर आपके माइंड में बन जाए कि आप क्या करना चाह रहे हो। आगे कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड मिशन स्टेटमेंट के। नंबर वन फिजिबिलिटी। देखिए आपको पता है, हमने बात की थी, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक स्पेसिफिक गोल है जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। अब ये पक्की बात है कि जो, क्योंकि गोल ओ जर्नल ओवरऑल एम्स होते हैं ना, तो हम जब बात करते हैं, अब कंपनीज को अगर हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज में कर रहे होते हैं, सॉरी बिजनेस, क्या, एक कमर्शियल और एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दो तरह। अब कमर्शियल में गोल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है गोल एक ही है, सिंपल, टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। गोल ये है, ऑब्जेक्टिव में आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं या ये, गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। अब बात ये है, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा, जवाब मेरे हाल से मिक्स तो नहीं है, अलग अलग है। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो मिशन है ये एक जगह पे सारा डिस्कस हो जाए रिवीजन, तो वो मैंने तो ये ग्रिड फॉलो की हुई है ना जवाब, ये जिस तरह से वो सिलेबस में, ओके सर। जैसे वो सिलेबस का सीक्वेंस बना हुआ है जवाब वैसे ही है। ठीक। अच्छा अब यहाँ पे ये है कि बात ये है, मैंने यहाँ पे कहीं पे ये बात ही की यार, इस साल हम 40,000 यूनिट सेल कर पाएंगे,
नहीं। क्यों? कॉमन सेंस है, अगर कंपनी की कैपेसिटी 2000 यूनिट की है तो मैं 40,000 कैसे जनरेट करता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है मेरी वो चीज जो टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ वो अचीवेबल होना चाहिए ना। तो यानी कि विजन, यहाँ पे आप जो आप बनना चाह रहे हैं वो तो बाद की बात है, मिशन आप आज प्रेजेंट में हैं। क्या आप ये चीज कर रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट ऐसी ना हो जो कि इम्पॉसिबल हो, वो होना चाहिए जो रियलिस्टिकली आप अचीव कर सकते हैं, फिजिबल है, क्या आप ये कर सकते हैं। फिर एक और भी चीज देखनी होती है, ऐसे ही नहीं लिखती स्टेटमेंट। पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को देख के, क्या इसके अंदर रहते रहते मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये मेरे लिए चीज वायबल है, देन आप लिखते हैं। फिर कहते हैं प्रिसाइज हो, जैसे हम पहले से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइड नैरो ना हो। फिर कंसाइज, और बेसिकली इस तरह से कंसाइज कि उस चीज में एक पैराग्राफ, जो एक लाइन आपने लिखी वो पूरी की पूरी चीज को, पूरी फिलॉसफी को डिस्कस करता है। बहुत ज्यादा बड़ी हो लेती है, लोग बोर हो जाते हैं पढ़ के, लेंथी मैसेजेस, लेंथी स्टेटमेंट्स, नो, टू दी पॉइंट। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। कहता है मिशन स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, सिंपल। ऐसा कोई फ्रेज या वो चीज उसके अंदर मत यूज करें जो कि मिस लीड करे या मिस गाइड करे आपको, या ऐसी चीज जिसकी वजह से आप मिस इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व हो। नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंकरेजिंग, जो कि हम पहले ही बात कर रहे थे, क्योंकि मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करे, इंकरेज करे, एम्प्लॉयज को भी, कस्टमर्स को भी, सबको। कस्टमर भी तो इनकरेज होता है तो आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है। अगर इनकरेज ना हो तो फिर कहाँ से परचेजिंग का प्रोसेस? एम्प्लॉयज अपना इनपुट देने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर स्किल्स नहीं होती तो अपने स्किल्स को इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिकनेस। तो ये कहता है ये जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है ये सबसे अलग और यूनिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना ना कंपेटिटर की देख के छापा मार के, नो। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए एम्प्लॉयज पे, कस्टमर्स पे, पब्लिक पे, सोसाइटी पे। इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, यस, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या ये वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए मिशन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट कहता है शुड स्पेसिफाई द वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो कहता है बेसिकली मिशन स्टेटमेंट आपको वो पाथवे बता देगा, या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो। तो बेसिकली आप इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ये खुद आपको स्टेटमेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि आप इन गोल्स को अकम्प्लिश कैसे कर सकते हैं। यस जवाब, बिल्कुल। यूनिकनेस इटसेल्फ जो है वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज लेकर देती है। बट यहाँ पे यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट वो बेसिकली इन राइटिंग कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, कि बिल्कुल आप उस तरह से मत करें या लिखें, या बिल्कुल वो स्टेटमेंट ना हो कि जो कि आपके कंपेटिटर की हो। तो ये इन राइटिंग कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है कि वो आपकी आपके कंपेटिटर से यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे वो सर्विसेज या उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करी जिस बेसिस पे हम compete करेंगे। तो यहाँ पे वो राइटिंग कॉन्टेक्स्ट ले रहा है जवाब के, बेसिकली आपकी आपके कंपेटिटर से स्टेटमेंट जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मच, हाँ जी जवाब। सर वो बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर ये सही है, लेकिन मैं जो थोड़ा सा इन डेप्थ जाना चाह रहा हूँ कि जब हम एक चीज़ एक मिशन को लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे
प्रोसीजर्स में, पॉलिसीज में, प्रोडक्शन में, हमारे सारे ऑपरेशंस में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हम्म। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जो लिखा हुआ है हमने वो रिफ्लेक्ट करेंगे ही, तभी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट हो सकेगा। यस। अगर किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और हमारे प्रोसीजर और पॉलिसीज हमारी क्लियर नहीं है या उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर सर मिशन स्टेटमेंट। हाँ ठीक कह रहे हो आप ये बात। बट असल में ये जो हम बात कर रहे हैं ना जिस कॉन्टेक्स्ट में, ये आपने बिल्कुल, आपकी वो बात ठीक है, उसको तो हम निकाल लेते हैं ना, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं अगर वो कर नहीं रहे तो इसका मतलब ये है वो चीज़ हो ही नहीं सकती, वो चीज़ कभी भी आपको कंपेटिटिव एडवांटेज की तरफ नहीं लेके जाएगी। बट क्योंकि ये हम करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि भाई मिशन स्टेटमेंट हम जो लिखते हैं उसकी करेक्टरी, उसकी खसूसियात क्या होती है, तो यहाँ पे ये वो राइटिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली यूनिकनेस को कंसीडर कर रहा है। वो राइटिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि किसी दो कंपनीज की स्टेटमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, आपकी यूनिक होनी चाहिए। क्योंकि इटसेल्फ जब स्टेटमेंट यूनिक होगी, वो लाइन यूनिक होगी, तो वो चीज कंपनी के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी कि लोग भी उस चीज के लिए फिर उसी तरह से अलग एफर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। बाकी आपने जो बात की वो 100% बिल्कुल 100% वेरीफाइड है कि बिल्कुल जी जो चीज आप करेंगे वो आपकी उसमें रिफ्लेक्शन नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जो आप नजर आता है। गुड, शाबाश। उसके बाद कहता है कि इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, बेसिक कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके बाद आप स्पेसिफाई करें वो चीजें हैं ये जिसके थ्रू आपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। टाइम टू टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो ये भी आपने 5 फेज तो बताने ही होते हैं। अल्टीमेटली वो 5 फेज क्या है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट और ये दूसरा है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। क्योंकि अल्टीमेटली जब लोगों को स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होगी कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना, तो वो उनका पहला स्टेप ही गलत है। उनको रास्ता ही नहीं पता किस तरह वहां तक पहुंचना है, तो वो कैसे, उनकी डायरेक्शन गलत हो। उसके बाद कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विजन स्टेटमेंट। नंबर 1, ग्राफिक। कहते हैं कि आपको कंपनी के बारे में ना एक पिक्चर ड्रा कर, जो कि आपको गाइड करे, इंडिकेट करे आपकी मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन बेसिकली होते हैं कि आप कहाँ पे लायक है। मार्केट में इतने सारे कंपेटिटर होते ही है ना, तो उनमें से आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, आप कहाँ हैं। नंबर 1 प्लेस पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, क्या है आपका मार्केट शेप। नेक्स्ट इज कहता है डायरेक्शनल हो। सारी बात है, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को, टोटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि बेसिकली आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, कहाँ लेके जाना है कंपनी को। नेक्स्ट इज फोकस्ड। मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे बेसिकली किस में, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल हो चेंजेस, क्योंकि देखें हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट अगले दिन का नहीं पता आपको चेंज हो जाए, तो इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर आपको कहीं पे किसी चीज को अगर चेंज करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तो वो बड़े आसानी से आप कर पाए। फिजिबल, ऊपर भी था पॉइंट, इसमें भी है। ये चीज अचीवेबल हो, आप ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट मत सेट कर दें। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो अचीवेबल नहीं होगी चीज, तो कल को लेटर ऑन फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी कॉज करेगी।
लोगों के अंदर एंगर का लेवल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो एफर्ट करते रहेंगे और वो चीज अचीव नहीं होगी तो क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी। नेक्स्ट इज डिजायरेबल। कहता है इंडिकेट करो। आपके अंदर बेसिकली होना चाहिए ना सेंस। वो सेंस क्या है कि आपने बिजनेस को कहाँ पहुंचाना है। आपके अंदर सेंस होनी चाहिए किस पाथ को यूटिलाइज करके आप कहाँ, पाथ क्या है बेसिकली, स्ट्रेटेजी कि हम वो चीज अचीव कैसे करें। फिर कहते हैं इजी टू कम्युनिकेट, अगले बंदे को समझाना ऐसे वर्ड्स हो कि वो आप उसे बताएं तो वो अंडरस्टैंड करें। क्योंकि बाहर स्टेक होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो बड़े कॉमन लेमैन हैं, या शेयर होल्डर की बात करें जिसको पता ही नहीं है बिजनेस क्या होता है, तो आप उस तक एक बात जब पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो कहता है ऐसी हो कि लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड करें। कहता है ये जो हम मिशन और विजन स्टेटमेंट डेवलप करते हैं इसके बिहाइंड साइकिल के हैं, किन बेसिस के ऊपर जाके हम, या कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको जब हम ये विजन मिशन स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं, तो कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे कॉमन चीजें हैं, कि कुछ ऐसे कॉमन एस्पेक्ट्स हैं जो कि दोनों को लिखने से पहले आप कंसीडर करते हैं, विजन को भी और मिशन को भी। फिर हम इंडिविजुअल हो जाते हैं कि मिशन को लिखने में क्या चीजें आप रखेंगे माइंड में, और विजन को लिखने में क्या चीजें आप अपने माइंड में रखेंगे। नंबर वन, देखिए, अल्टीमेटली दोनों स्टेटमेंट्स कंपनी की रिफ्लेक्शन। कहते हैं सबसे पहले आप माइंड में ये रखते हैं आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। इसके अंदर ना मार्केटिंग की एक टर्म यूज की जाती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मतलब वो कौन सा पॉइंट है जो कि आपको डिस्टिंग्विश करता है आपके कंपेटिटर से। दोनों स्टेटमेंट्स में ये इन, क्योंकि आपने बताना होता है हम क्या हैं और क्या होना है, तो अल्टीमेटली इसके लिए कंपनी बेसिकली एक एनालिसिस कंडक्ट करती है, बिजनेस एनालिसिस, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, या यूएसपी एनालिसिस भी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। बट असल में यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एनालिसिस की बेसिस भी कहाँ से आएंगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ से पता चलेगा। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या है। नंबर टू, आइडेंटिफाई योर गोल। क्या है, जर्नल ओवरऑल है। और कहते हैं इसके लिए हम टूल यूज करते हैं स्मार्ट का, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो। याद है ये जो हमने पढ़ा, रियलिस्टिक हो, टाइमली हो। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज डिफाइन करो। अभी ऊपर हम पढ़ के हैं वर्सेस फुल, जिसने आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स, बिलीव्स और फिलोसफीज प्रोवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप वो स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, ये तो तब आप लिखेंगे चारों पॉइंट जब ये क्वेश्चन कंबाइन आए, यानी कि इतने मार्क्स का 20 एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे आए हुए भी हैं आपके पहले कि भाई वो आप डेवलप कैसे करते हैं विजन और मिशन। ये याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट आप तब लिखेंगे जब दोनों चीजें कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन करेगा। अगर सिंपली आपसे पूछ ले विजन का या सिंपली पूछ ले मिशन का, तो फिर ये चार पॉइंट आपने डिस्कस नहीं कर, फिर वो पक्की बात है वो कहाँ पे है, ये स्पेसिफिक हो गया। जब स्पेसिफिक हो गया तो फिर इस चीज के आपने ये कॉन्टेक्स्ट में लिखा।
तो ये बात अपने होश गुजार लाजमी रखें भाई, कि अगर कंबाइन करेगा, क्वेश्चन इतने मार्क्स का देता है, 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आए कि दोनों को वो पूछ लेता है क्या है तो फिर वो 4 पॉइंट आते हैं लिखे, अदरवाइज नहीं लिखे। तो जी, मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करते हुए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है? नंबर 1, मिशन स्टेटमेंट जब आप सेट कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पर्पस को दिखाया है। फिर कहता है मिशन स्टेटमेंट को सेट करने से पहले आप क्या कर लें, डेवलप कर लें विजन स्टेटमेंट, क्योंकि ये जरूरी है। तो वहां से आपको पता लगना है आपका पर्पस क्या है। फिर कहता है मिशन स्टेटमेंट जो आप सेट करें वो क्विकली कल्चर स्पेसिफिक हो। इसको बेशक आप बाकी ये इतना ज्यादा डिटेल में वो आप लिखें, एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन पड़ता है, बट सिंपली आप ये भी लिखें तो भी बात आपकी क्लियर उस तक पहुंच गई। कहता है जब आप वर्डिंग डिसाइड कर रहे हो ना मिशन स्टेटमेंट की, लिखते हुए क्या करना है हमें, किन चीज़ों को इसके अंदर रखें, तो कहता है उसमें आप लाजमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केट्स जिसमें वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज है, कंसर्न क्या, पब्लिक इमेज क्या है, आप सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं, कहते हैं इनको लाजमी उसका पार्ट बना। ये हर चीज का आंसर उसमें नजर आना चाहिए। फिर कहता है आप हर चीज कंसीडर करो, कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पहले से मिशन स्टेटमेंट उसकी वर्डिंग में चेंज करनी है, न्यू लिख रहे हैं या ये, तो वो कहता है आपकी जो एग्जिस्टिंग करंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। फिर कहता है ऐसी वर्डिंग यूज करें कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को अलग कर सके, प्रायोरिटाइज कर सके, फिर आप ये बता सकें कि ये प्रोडक्ट सर्विसेज डिलीवर कैसे, रिफाइन भी करना, कोई आपको लगता है कोई वर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, निकाल दें, बट उस वर्ड के डिलीट या ऐड करने की वजह से स्टेटमेंट के स्कोप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। फिर कहता है मिशन स्टेटमेंट में बेसिकली एक इतना होना चाहिए कि वो सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन उसके अंदर अवेलेबल हो, कि आपको अगर वो ना हो उसके अंदर अवेलेबल, तो वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक मिशन स्टेटमेंट एक की दूसरी से। उसके बाद आपके पास यूई
जब आपने विजन स्टेटमेंट को करना है, तो उसमें किन पॉइंट्स को कंसीडर करना? नंबर वन, वाइविड डिस्क्रिप्शन, इतनी कंप्रीहेंसिव हो कि हर चीज कवर करती है, बट कंसाइज, मतलब लाइन हो बट इतनी कंप्रीहेंसिव हो कि जो एस्पेक्ट है उसको फुली कवर करे। ये भी कहता है, अब देखिए मजे की बात, पहला पॉइंट जरा अलग, दूसरे वाला सेम, डेवलपिंग अ विजन स्टेटमेंट कैन बी क्विक कल्चर स्पेसिफिक, ये वही। थर्ड कहता है, ये जब आप विजन सेट कर रहे होते हैं, ये मोस्ट इंजॉयबल पार्ट होता है आपकी प्लानिंग का। क्योंकि अगर टाइमली ना करें तो वक्त तो गुजर जाता है, बड़ी आसानी से गुजर जाता है, और उसके बाद फिर आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। उसके बाद आपकी करंट सिचुएशन क्या है, बिजनेस की करंट स्टेट क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, अगर ये आपने जो स्ट्रेटेजिक प्लान सेट किया उसको इम्प्लीमेंट कर, तो आउटकम तो आने हैं ना। आप पहले ये देखेंगे कि भाई हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, तो होगा क्या। आप इमेज क्रिएट करना चाह रहे होते हैं कंपनी का, ताकि अट्रैक्ट कर सकें। और सबसे ज्यादा ठीक है, वो के मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल मिशन भी है, बट सबसे ज्यादा विजन होती है, ये हाईली आइडियलिस्टिक फ्रेज के अंदर लिखी जाती है, और इस तरह होनी चाहिए कि रियलिस्टिकली अट्रैक्ट करे, अनरियलिस्टिकली नहीं, लोगों को रियलिस्टिकली इंस्पायर। अल्टीमेटली ये तो एक स्टेट है, एक पोजीशन है जहां तक आपने पहुंचना है, आप है नहीं है, ये आपने अचीव नहीं करना। तो इन सारी बातों का अपने माइंड के अंदर आपने लाजमी रखना। पूछें जी इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन, ये पास पेपर में से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हर चीज क्लियर लिखी। ठीक। अच्छा, जो सिलेबस रेफरेंस 6 है ना, ये हमने पहले किया था वो, और बड़ा आसान है, मतलब बिल्कुल सीधा सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस के बारे में, सिंपल। इसमें बहुत सारी चीजें आप उससे लिख सकते हैं, सिर्फ अगर आपको क्लियर हो कि आपने करना क्या होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हम बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, हम ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बिजनेस फंक्शंस डिवाइड करते हैं, और ईच एंड एवरी फंक्शन को सेपरेट करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम उसको डिपार्टमेंट बनाते हैं। अब ये फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन है बिजनेस। तो इन फंक्शंस की बेसिस पे हमने डिपार्टमेंटाइजेशन क्रिएट किए। तो आपके कोर्स में जो है, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस,
अगर अब आप इनको बारी बारी अपने माइंड में क्लियर करते हैं तो हर चीज आपको खुद से क्लियर होगी। अच्छा, प्रोडक्शन काम क्या है? नंबर वन, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना किसमें, फिनिश गुड के अंदर, बट इंश्योर रखना कि जो क्वालिटी प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इनका काम बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बट इन्होंने इंश्योरिटी देनी होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी का है या ये स्पेसिफिक क्या क्वालिटी है, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट मीटअप कराना किसका काम? प्रोडक्शन। चेक करना कि जो प्रोडक्ट बनी वो टू द स्पेसिफिक क्वालिटी है, और डिलीवर करना इनका जिम्मेदारी। फिर कहता है जो आप मटेरियल की बात कर रहे हैं वो परचेज करें आप कंपेटिटिव प्राइस, बट परचेज ये नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो आप परचेज कर रहे हैं वो लोएस्ट प्राइस पे हो, आपने क्वालिटी को अगर कंप्रोमाइज करना है फिर आप ये कर सकते हैं, बट अगर रिक्वायर्ड क्वालिटी है जो है वो, बाज़ का तो आपको मटेरियल महंगा मिल रहा होता है, आपकी मजबूरी होती है, आपने लेना होता है क्योंकि डिलीवरी डेट या टाइम जो है आप उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते। अब चेंज होगी साइकिल, प्रोडक्शन वालों ने बेसिकली इस चीज को इंश्योर करना होता है, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस उन्होंने कैरी करना है उससे रेलेवेंट इन्वेंट्री उनके पास होनी चाहिए, मटेरियल उनके पास होनी चाहिए। अब ये भी प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट दुनिया का चेंज हो गया, जीआईटी पे कन्वर्ट हो गया। ये वो वाली जीआईटी नहीं है जो बनती है यहाँ पे वजीरों और उनके, वो है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम इन्वेंट्री या मटेरियल उस टाइम पे कैरी करेंगे बेसिकली जब प्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी करना हो, क्योंकि वेयर हाउस की कॉस्ट ही पड़ेगी, मे बी उस टाइम पे मटेरियल कॉस्टली हो बाद में आपको सस्ता मिल जाए। तो ये जब ऑर्डर आएगा तो ही हम वो लेवल मेंटेन करके रखें। वो नहीं है शामरीद, ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी अभी फिर बनने वाली है एक और, टेंशन ना लो। हाँ, तो ये जस्ट इन टाइम है शामरीद, इन्वेंट्री से अच्छा। फिर कहता है बेसिकली अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो क्या गया कि जो रोल है, ये जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं, ये सारा कुछ प्रोडक्शन का प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गया, रिपोर्ट्स प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होता है। जो रूटीन टास्क या डेंजरस जॉब्स होती हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं? रिपोर्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रोडक्शन की? प्रोडक्शन से रेलेवेंट प्लानिंग और स्केजुलिंग करना, कंट्रोल और सुपरविजन करना प्रोडक्शन वर्कफोर्स, मॉनिटरिंग एंड चेक एंड बैलेंस और वैल्यूएशन तो करनी है ना भाई, जिनसे आप काम ले रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रोडक्ट क्वालिटी को मैनेज करना, इसके लिए भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग की जरूरत है। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस करना साथ साथ जब नेसेसरी। इन्वेंट्री कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, कब जरूरत है शॉर्टफॉल ना हो। उसके बाद बेस्ट फैक्टर, बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन कौन सा जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, फैक्ट्री लेआउट के बारे में। इसके लिए बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन की विद अदर डिपार्टमेंट्स।
विद अदर बिजनेस फंक्शंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मेथड से रहेगा, कॉस्टिंग से रहेगा। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम बेसिकली क्या था, कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके एंटिसिपेट करना। तो वो मार्केटिंग वालों ने किन को बताया, प्रोडक्शन वाले। तो प्रोडक्शन वाले इंश्योर करेंगे कि प्रोडक्ट की अपीयरेंस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन वही है जो कि मार्केटिंग वालों ने बताई। फाइनेंस वालों से इंश्योर करना, जारी बात है, बजट तो प्रोडक्शन बजट जो है या ये वो आप किससे डिस्कस करेंगे, फाइनेंस के साथ। चीज लेनी है, बाकी सारा कुछ है। ह्यूमन रिसोर्स के साथ, जो प्रोडक्शन से रेलेवेंट स्टाफ है उनको मोटिवेट रखना, अब उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराना, उनकी जॉब डिजाइन, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, बाकी सारा कुछ उधर। उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या है काम, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करना, इनोवेशन वगैरह लाना, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट, उसके डिजाइन, टेस्ट, क्वालिटी जो भी है उस इम्प्रूवमेंट, कस्टमर से फीडबैक लेना, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाना। ये सारा काम किसका है, R&D का। फिर R&D बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज को, क्योंकि असल में मार्केटिंग के लोग होते हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं कस्टमर की नीड है, वांट, वो चाह क्या है, ये फिर उसको ओवरलुक कर। फिर परचेजिंग फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, गुड्स को एक्वायर करना, रॉ मटेरियल वगैरह। एक चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल सिस्टम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद डायरेक्टली जाके मटेरियल परचेज कर लेगा, नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा। जिस डिपार्टमेंट को भी कोई चीज चाहिए होगी वो सबसे पहले रेक्विजिशन फिल करेंगे, वो जनाब परचेजिंग के पास जाएगी, परचेजिंग वाले कंसल्ट करेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कि क्या इसके ऊपर हमारे पास फंड या बजट अवेलेबल है या नहीं है। वो होगा तो वो डायरेक्टली फिर मार्केट में देखेंगे, वेंडर्स को कॉल करेंगे, कोटेशंस लेंगे, कोटेशंस तो आगे फर्दर उसको देखा जाएगा, उसमें से एवेल्यूएशंस की जाएंगी, फिर वो वेंडर अपॉइंट करेंगे, फिर वो ऑर्डर आएगा, फिर वो इशू करेंगे डायरेक्टली कहाँ पे, उसको प्रोडक्शन पे। परचेजिंग बड़ा मेन रोल है, और सबसे ज्यादा खाने वाला डिपार्टमेंट भी, सबसे मालदार लोग परचेजिंग के होते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या बात है, वाह वाह, लोगों की ख्वाहिश होती है परचेजिंग में बहुत पोस्टिंग होती है। सारे नहीं गलत होते, बाकी मैं ख्वाहिश की बात की है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बाहर सबसे ज्यादा कमाते भी हैं अंडर द टेबल वाले। तो इनका जैसे मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स से काम होता है, यहाँ पे परचेजिंग मिक्स होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी। हाँ ना, शामरी बाबा सही, फिर तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में कुछ कोशिश करो कहीं पे। तो क्वांटिटी में कहता है बेसिकली, हाँ गुड शामरी। अच्छा कहता है कि बेसिकली हम करते क्या हैं,
अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट का। इनको भी बड़ा बुरा लगता है कि कभी ना इनको क्वांटिटी बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करनी पड़ी है। ये भी डिपार्टमेंट्स को कहते हैं भाई एक साथ बताया करें। क्यों? लालच होती है किस चीज की? अल्टीमेटली जितनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी आप परचेज करेंगे उतना ज्यादा प्राइस डिस्काउंट मिलेगा। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। किसी भी कंपनी ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए ये डायरेक्शन देनी होती है परचेजिंग डिपार्टमेंट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? हाउ टू मिनिमाइज पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट में अगर आप बात करें कॉस्ट में एक कंपोनेंट है मटेरियल भी। तो अगर मटेरियल आपको सस्ता मिलेगा अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, उसकी कॉस्ट कम इनकर होगी, आगे कल को प्राइस कम होगी। इनकी भी यही कोशिश होती है। फिर क्वांटिटी ज्यादा पे फोकस होता है देन क्वालिटी। अब यहाँ पे मसला आता है ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी। बात बात आप क्वालिटी की तरफ जाएं तो प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ जाती है, आपकी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, फिर इनको कंसल्ट करना पड़ता है बाकी डिपार्टमेंट से कि हम क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी फंक्शन का एक डिसीजन है कि वो कहेंगे नो, तो बस तो ठीक है, वो वही प्राइस पे करेंगे, उन्हें क्या लगता है। प्राइस, अब यहाँ पे ना एक डिग्री आ गई है जिसको हम वो बोलते थे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ना, लॉ ऑफ डिमांड में सैरिटस पैरिबस। क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हम कहते हैं बाकी फैक्टर सारे आप कांस्टेंट रख दें, बट परचेजिंग मैनेजर क्या चाहता है? बेस्ट प्राइस पे आइडियल चीज प्रोक्योर करना। बट मसला ये है, अब बेस्ट प्राइस को आप डिफाइन कैसे करें? असल बात, तभी उसने बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखवा दिया। क्या बेस्ट प्राइस वो है कि जो सबसे कम प्राइस आपको मिली है, या बेस्ट प्राइस वो है कि जिस पे बेनिफिट आपका ज्यादा हो, या बेस्ट प्राइस वो है कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम। अब ये आप कैसे डिफाइन करें? आप नहीं कर सकते। तो यही वो कह रहा है, बेस्ट क्वालिटी का मतलब ये है कि जिसको कॉस्ट में आपको एडवांटेज मिले, सिंपल, ताकि आप लोअर प्राइस का कॉन्सेप्ट अचीव करा सकें। देन डिलीवरी है कि जब ऑर्डर प्लेस हुआ उसके बाद रिसीव किया, आया, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया, राइट प्राइस राइट अमाउंट राइट टाइम पे वो चीज़ मिल गई। उसके बाद जी नेक्स्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का क्या काम है? कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करना राइट प्राइस। प्राइसिंग पे सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट होता है मार्केटिंग का। ये देखते हैं, इन्हें पता होता है मार्केट में क्या प्रेवैलिंग प्राइसेस हैं, क्या होनी चाहिए, यही गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं प्राइसिंग। मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाना, उसमें से कस्टमर की चाह क्या रहा है, उनकी परसेप्शन क्या है। प्रमोशनल इवेंट्स करना, बाकी सारा कुछ इसका काम है मार्केटिंग। 4 पीस को डील करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस बेस प्रमोशन। वैसे अब 5 है मॉडर्न मार्केटिंग में, पीपल भी। बहरहाल यहाँ पे आप 4 ही अपने प्रोडक्ट, क्या कस्टमर चाह रहा है, आप कैसे राइट प्रोडक्ट उसको दें जो कि उसकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करे। प्राइस क्या होनी चाहिए, आपको पोटेंशियल कस्टमर क्या वो चीज़ परचेज कर पाता है, क्योंकि असल में कस्टमर जब घर बैठा होता है ना, उसको नहीं पता होगा प्राइस का, तो वो घर में माइंड से एक परसेप्शन एस्टेब्लिश कर लेता है, यार इस चीज़ की मैं इतनी प्राइस पे कर लूँगा, अगर हुई तो ठीक है ले लूँ। देन प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें, कस्टमर को अवेयर कैसे करें।
ताकि वो परचेज कर सके प्रोडक्ट। ये एड्स वगैरह क्यों बनते हैं? इसीलिए प्लेस कहाँ पे अवेलेबल करनी है प्रोडक्ट, राइट प्लेस राइट टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे बाज में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्टली होते हैं, बाद में कस्टमर उससे आपको कैसे प्रोडक्ट पहुंचेगी? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर। अच्छा, क्या क्या करता है? न्यू जॉब एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, जॉब एप्लीकेशन रिसीव करना, इंटरव्यूज करना, कैंडिडेट्स के रिजल्ट डिस्प्ले करना, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डील करना, साइन करवाना, बाकी सारा कुछ है। ट्रेनिंग्स वगैरह स्टाफ की, मॉनिटरिंग करना एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशंस की, हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करना, उनका रिकॉर्ड रखना, सिक लीव, एब्सेंस, अटेंडेंस, कंपनी की वेलफेयर पॉलिसीज को डील करना, लीगल राइट्स कंपनीज को डिस्कस करना, एम्प्लॉयज के जो एम्प्लॉयर के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना, लाइजनिंग रखना, स्टाफ यूनियन या अदर ट्रेड यूनियन जो होती हैं उससे। उसके बाद अकाउंटिंग या फाइनेंस फंक्शन क्या कहता है जनाब आपको? फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, बुक ऑफ अकाउंट्स बनाना, प्रिपेयर करना, जनरल लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इक्विटी स्टेटमेंट, पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन, वेजेस वगैरह पे करना, बाकी टैक्स कैलकुलेशन। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना, जो कि किसी भी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल में हेल्प प्रोवाइड। ये था जनाब आपका स्टेटस। पूछे जी, कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर नहीं है, पूछ सकते हैं। ये मैं भेज देता हूँ, 6 की भी कोशिश करता हूँ, वो भी भेज दूँ, ठीक है। ठीक है जी, फिर एंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है फ्राइडे को इंशाल्लाह। उस दिन वैसे भी जुम्मतुल विदा है और हमारा भी अलविदा होगा। ये 5 है सलमान, 6 नहीं था। अभी पहले 4 किया था और ये 5 किया। ये 5 इतना ही है। 6 करना है, 6 तो सबसे बड़ा। वो बाकी सिलेबस एक साइड पे और वो एक साइड पे। चलें जी, एंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है फ्राइडे। अल्लाह हाफ़िज़।